नमस्कार मित्रों, आप सभी का यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स यानी कि तपस्वी आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसका टॉपिक है मौर्य एम्पायर पार्ट 2। आज हम इस मौर्य एम्पायर पार्ट 2 का जो वीडियो है उसमें जानेंगे कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कैसा था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ उस वक्त की इकोनॉमी और ट्रेड रिलेशन दूसरे देशों के साथ कैसे थे उसके बारे में भी जानेंगे। साथ साथ जानेंगे कि उस वक्त की जो सोशल कंडीशन है वो कैसी रही होगी, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला पार्ट है मौर्य एम्पायर का, उसमें हमने जाना कि पहले जो मगध एम्पायर था, बाद में जो हरियंग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी द्वारा रूल किया गया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे उसको नंद को हराकर जो मगध है उस पर अपना शासन स्थापित किया, और मौर्य एम्पायर को अशोक ने कितना बड़ा फैलाया उसके बारे में हमने पहले पार्ट में जाना। तो अब इस पार्ट में जानेंगे कि जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ ही साथ इकोनॉमी और सोशल कंडीशन है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसका जो लिटरेरी सोर्स है उसमें कुछ देखे तो सबसे पहले आता है मेगास्थनीज की जो इंडिका है। मेगास्थनीज जो कि जिसका जन्म एशिया माइनर में हुआ था और वो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक एज ए डिप्लोमेट भेजा गया था। उसने एक किताब लिखी थी इंडिका, जिसमें सोशल और इकोनॉमिक लाइफ उस वक्त की जो थी उसके बारे में लिखा गया है। लेकिन वो अभी जो इंडिका है वो लॉस्ट हो चुकी है, लेकिन उसके ऊपर जो जो ग्रीक क्लासिकल राइटर है उन्होंने कुछ जो इंडिका में से कुछ जो सोर्सेस लिए हैं उसी से ही हमें पता चलता है। जो ओरिजिनल इंडिका है वो तो अभी प्राप्य नहीं है। साथ ही साथ इंडिका के साथ साथ देखें तो इंडिका में उसकी जो सोशल कंडीशन और एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर लाइट डाली गई है। और दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है वो है कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। वो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें जो स्टेट है उसके बारे में लिखा गया, वही किंगशिप, एडमिनिस्ट्रेशन और मोरल ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इंटरस्टेट पॉलिसीज, वॉरफेयर, ये सब इसमें लिखा गया है। जो कि जो अर्थशास्त्र है वो 15 पार्ट में डिवाइडेड है। साथ ही साथ 180 डिवीजन, 150 चैप्टर और 6000 श्लोक से ये पूरा का पूरा जो अर्थशास्त्र है वो लिखा गया है। जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य के मौर्य एम्पायर के बाद कब लॉस्ट हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन 1909 में प्रोफेसर श्याम शास्त्री द्वारा वो रीडिस्कवर की गई और उसका जो हिंदी है उस इंग्लिश और हिंदी में उसका जो अनुवाद है वो किया गया है। तो अब पहले देखते हैं सप्तांग थियरी, क्योंकि सप्तांग थियरी से ही मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा जो बेस है वो सप्तांग थियरी के ऊपर ही बेस है। सबसे पहले देखते हैं कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र का मतलब होता है किंगडम, यानी कि जो आपका राज्य है वो राष्ट्र शब्द का मनुस्मृति में काफी बार इस्तेमाल हुआ है। और मनुस्मृति के अनुसार राष्ट्र है वो राजा के ऊपर ही आधारित होता है। और पहले देखे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेटर वैदिक पीरियड तक कोई भी ऐसा साम्राज्य है वो सप्तांग थियरी के अनुसार वर्क फंक्शन नहीं करता था। इसलिए भी मौर्य एम्पायर है उसको पहला राष्ट्र भी आप कह सकते हो। और ये जो सप्तांग थियरी है जिसे थियरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता है वो कौटिल्य द्वारा रची गई है। साथ ही साथ कौटिल्य ने भी जो मनुस्मृति है उसमें ही कुछ आधार लिए होंगे, क्योंकि मनुस्मृति और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें जो स्टेट का जो नेचर है उसमें काफी समानताएं दी गई है। कौटिल्य के अनुसार जो स्टेट है वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 एलिमेंट्स है, 7 ऑर्गन है, वो फंक्शन करते हैं। उसी से ही आपका जो पूरा का पूरा जो स्टेट है वो बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ये मत्स्य न्याय है वो क्या है। मत्स्य न्याय जो कि इंडिया की जो हमारी जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसको आइडियाज ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और कहे तो लॉ ऑफ फिश भी कहा जाता है, जिसमें माइट बी राइट, या फिर लॉ ऑफ द जंगल जिसमें डार्विन की भाषा में कहूँ तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि बड़ा है वो ही सर्वाइव करेगा। तो इसीलिए भी ये जो मत्स्य न्याय है उसी के अनुसार जो स्मॉल फिश है वो जो बिग फिश का
खुराक बनेगी, वही वो फिश है वो उससे भी बड़ी जो फिश है उसका खुराक बनेगी। तो ऐसे ही जो जो स्ट्रॉन्ग है, माइट है, वो ही हमेशा राइट होगा। तो ये मत्स्य नाई है, ये भी ये सप्तांग थियरी और मत्स्य नाई है, ये भी एक साम्राज्य को बनाने में काफी एक बड़ा रोल है वो प्ले करते हैं। तो सप्तांग थियरी है, उसी से ही मौर्य एम्पायर पूरा का पूरा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वो चलता है। तो अब देखते हैं कि जो सप्तांग थियरी है उसमें कुछ जो डीप में जाने की हमें जरूर है, क्योंकि सप्तांग थियरी के अनुसार ही मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और आधुनिक जो साम्राज्य बनते हैं वो सप्तांग थियरी के अनुसार ही बनते थे। उसमें सबसे पहला जो आता है वो है स्वामी, यानी कि मोनार्क और किंग, राजा, सम्राट। ये पहला सप्तांग थियरी का पहला एलिमेंट है, जो कि यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी और सॉलिडारिटी ऑफ द स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ जो स्टेट की जो पूरी की पूरी जो मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो जो मोनार्क है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। मोनार्क है या फिर कहे तो जो राजा है वो भी पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो संभालता है। राज्य राजा से है, राजा से ही राज्य है। राजा को यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी और सॉलिडारिटी का रिप्रेजेंटेटिव माना गया है। जब आपका राजा मजबूत होगा उसी से ही आपका जो राष्ट्र है वो मजबूत होगा। वही साथ ही साथ राजा की ड्यूटीज भी दी गई है। उसके मुताबिक राजा की जो मेन ड्यूटीज है उसमें जो स्टेट का वेलफेयर है, साथ ही साथ स्टेट की सॉलिडारिटी और यूनिटी को बनाए रखना, अपनी प्रजा का कल्याण करना, ये सब राजा को करना होगा इस सप्तांग थियरी के मुताबिक। और साथ ही साथ राजा है उसी से ही प्रजा का जो मोरल है वो बना रहेगा, सोसाइटी का जो मोरल है वो राजा से ही बना रहेगा। और दूसरे देशों के जो कहे तो फॉरेन इन्वेजन है वो राजा उसमें उसे रोकने के लिए, और जो आर्मी है उसमें भी राजा एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए भी जो राजा है उसको जो सप्तांग थियरी है उसमें सबसे ऊपर राजा को रखा गया है। उसके बाद आता है अमात्य, यानी कि मिनिस्टर, मंत्री। अभी आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट अभी आप हाल ही के जो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें देखे तो ये अमात्य और मिनिस्टर, सेक्रेटरीज, इन सबको गवर्नमेंटल जो मशीनरी है उसका ही रूप माना गया है। दूसरी इम्पोर्टेंट जो पोस्ट होती है अमात्य, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उनको सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन और आपका जो स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो बनाए रखने के लिए जो सबसे बड़ा कोई रोल प्ले करता है तो ये अमात्य और जो मंत्री परिषद है वो भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि गवर्नमेंट और या फिर आपका जो शासन है उसका मेन बिजनेस, ये सब देखना इन अमात्यस का ही काम होता है। और साथ ही साथ उनकी ड्यूटी होती है कि राजा है, सम्राट है, उसको काफ़ी ऐसी एडवर्स जो कंडीशन आती है, इमरजेंसी कंडीशन आती है, वहाँ पर आप अपने राजा को एडवाइस देंगे। तो इसलिए भी जो दूसरा मेन पिलर है वो है अमात्य, जो कि स्टेबिलिटी और सिस्टमेटिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है जनपद, जो कि जनपद पीपल और आपकी जो टेरिटरी है उसको रिप्रेजेंट करता है। और आपको जो जनपद है उसमें क्या है कि जनपद में अंकर सारी की सारी जो टेरिटरी आती है, साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी सब जनपद के ही एक पार्ट हो गए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा जो रोल प्ले करता है, क्योंकि टेरिटरी उसी से ही आपका राष्ट्र बनेगा, और राष्ट्र और साथ ही साथ जो आपके पीपल हो गए उसी से ही आपके जो राष्ट्र है उसमें मजबूती आएगी। तो ये जनपद है वो भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही साथ टेरिटरी में जो क्लाइमेट है वो भी एक बहुत ही बड़ा उसमें रोल प्ले करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट से ही आपकी जो और साथ ही साथ जो लैंड है वो भी एक रोल प्ले करता है, क्योंकि उससे जो फर्टाइल लैंड होगी तो उससे उत्पाद ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी कैपेबल होगी, उससे आपको रेवेन्यू मिलेगी, और उससे आपका जो स्टेट है वो अच्छी तरह से चल पाएगा। और उसके बाद आता है
दुर्ग यानी कि जो फोर्टिफाइड कैपिटल्स होते हैं, जो बड़े बड़े जो किले हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और ये प्लान सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी और डिफेंस है, उसी के ऊपर ये दुर्ग है वो आधारित है। और चाणक्य ने तो ये कहा कि आपको द स्टेट शुड हैव अ नंबर ऑफ फोर्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू एंश्योर डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन। दुर्ग या फिर कहे तो डिफेंस, उसका बहुत ही बड़ा एक महत्व होता है कि जब चाणक्य ने कहा कि ये जो दुर्ग है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में होने चाहिए, जैसे कि ऊंचाई वाले स्थल पर है। वही कहा जाए तो ऐसे जो माउंटेन पासिस है, फॉर एग्जांपल जो खैबर पास है, वहां पर ऐसे फोर्ट होते, तो अलेक्जेंडर और दूसरे जो इन्वेजन घोरियन और मोहम्मद घोरी, और साथ ही साथ जो तैमूर लैंड के जो इन्वेजन खैबर पास से हुए, वो ना हो पाते। तो इसलिए भी ये जो दुर्ग है वो बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है। दुर्ग है यानी कि जो फोर्टिफिकेशन है, वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्लान सिस्टम ऑफ सिक्योर एंड डिफेंस ही है। उसके बाद आता है कोष यानी कि पैसा, यानी कि जो ट्रेजरी है। ये जो कोष है वो जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो कोष है उसी से ही आपका जो राज्य है वो अच्छी तरह से चल पाएगा। चाणक्य ने कहा है कि कोष में सोना, चांदी और हीरा और जवेरात, ये सब कोष में होते हैं। तो चाणक्य ने इसकी भी एक जो डेफिनेशन है वो दी है। और साथ साथ उसने ये भी कहा है कि बिना पैसे के कोई भी आर्मी है उसको मेंटेन आप नहीं रख सकते। तो जब आपके पास आर्मी नहीं होगी तो आपके पास राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई हथियार ही नहीं होगा। तो कोष भी एक बहुत ही बड़ा रोल है वो प्ले करता है। उसके बाद आता है दंड यानी कि मिलिट्री और आर्मी, आपकी जो आर्मर्ड फोर्सेस होती है वो आपके स्टेट को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल स्टेट बनाती है। तो इसलिए भी जो ये दंड या फिर कहे तो आर्मी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट्स हो जाता है। चाणक्य ने कहा है कि द स्टेट शुड हैव रेगुलर आर्मी, उसके पास हेराडिएटरी या फिर कहे तो रेगुलर आर्मी होनी चाहिए। उसके ऊपर चाणक्य है वो ज़्यादा भार देते हैं। साथ ही साथ जो आपकी जो आर्मी है वो वेल डिसिप्लिन होनी चाहिए, वेल ट्रेंड होनी चाहिए। इसी से ही आपकी जो आर्मी है वो बहुत ही अच्छी तरह से फंक्शन कर जाएगी। चाणक्य ने हेराडिएटरी उसी के ऊपर भार ज़्यादा दिया। साथ ही साथ जो मर्सिनरीज है और ट्राइबल है, साथ ही साथ कॉर्पोरेशन सोल्जर है, जिसमें आपकी आर्मी में जो इन्फेंट्री, चैरियटर, एलिफेंट्री और कैवलरी, इसी से ही आपकी जो पूरी जो आर्मी बनती है, उसी के ऊपर चाणक्य ने ज़्यादा भार दिया है कि जो आपकी आर्मी है उसी से ही आपका जो स्टेट है वो स्ट्रॉन्ग बने जाएगा, पावरफुल स्टेट है वो इसी से ही बनेगा। और आखिरी का जो एलिमेंट्स आता है वो फॉरेन पॉलिसी के, फॉरेन रिलेशन के ऊपर आता है, यानी कि मित्र, जिसका अर्थ होता है अलाइड या फिर फ्रेंड। चाणक्य कहते हैं कि आपको अपने जो परंपरागत जो मित्र है उसके साथ अपनी जो फ्रेंडशिप है वो और ज़्यादा मजबूत करने पर जोर देना होगा। और इसी से ही आपकी जो फ्रीडम है वो बनी रहेगी। आपको इन जैसे जो राष्ट्र है उनको बफर स्टेट के रूप में बनाना होगा। इसीलिए भी जो गुप्त एम्पायर है उसमें उन्होंने क्या करा कि जैसे कि मौर्य एम्पायर है, उन्होंने उस छोटे छोटे राष्ट्र को अपने में एनेक्स कर लिया। वही जो गुप्त सम्राट है, इन सब ने क्या करा कि इन लोगों को एनेक्स नहीं, उनकी टेरिटरी कैप्चर नहीं की, उनको सोवरेनिटी प्रदान की। इससे क्या हुआ कि जो गुप्त एम्पायर था, पाटलिपुत्र एम्पायर, वो काफी सालों तक बना रहा। लेकिन वही जो मौर्य एम्पायर है उन्होंने इन टेरिटरी को भी अपने में मिला लिया। तो एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य बन गया। टेरिटरी बहुत ही बड़ी थी, इसलिए भी आपको साम्राज्य को बनाए रखने में लिए काफी दिक्कत आती है। तो इसीलिए भी ये जो मित्र है वो भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो आपकी जो इमरजेंसी कंडीशन होती है, इन्वेजन होते हैं, और साथ ही साथ दूसरी इकोनॉमिक इमरजेंसी या फिर फेमाइन जैसी जो परिस्थितियां आती है उसमें ये लोग काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ आपकी जो इकोनॉमी और ट्रेड में भी जो फ्रेंड नेशन है, अलग मित्र राष्ट्र है, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए भी चाणक्य ने ये जो मित्र है उनके ऊपर भी एक काफ़ी बड़ा
भार है वो दिया है। तो ये थी सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट, यानी कि जो स्टेट है आपका कैसा होना चाहिए, ये मनुस्मृति और साथ ही साथ जो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें सप्तांग थियरी के बारे में दिया गया है। अब देखते हैं कि जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में जानते हैं। जो मौर्य का पहले तो मौर्य एम्पायर है, जैसा कि हमने पहले मैप में देखा कि मौर्य एम्पायर अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर था, जो कि हिंदूकुश से बंगाल और हिमालय से गोदावरी और कृष्णा वैली तक ये फैला था। तो बहुत ही बड़ा एम्पायर था। तो इसको बनाए रखने के लिए एक काफी फंक्शनल ब्यूरोक्रेसी और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी एक कहे तो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी आपको जरूरत होती है। तो इसलिए भी जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है वो वेल ऑर्गेनाइज भी आप उसको कह सकते हैं। और जो मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट जिसमें इंस्टीट्यूशंस ये सब और डिपार्टमेंट्स ये सब वगैरह आते हैं वो सब मौर्य रूल में ही वेल ऑर्गेनाइज किए गए थे। और वही उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट थी वो सेंट्रलाइज थी, उसमें एब्सोल्यूट मोनार्की थी। और चंद्रगुप्त और अशोका जैसे जो सम्राट है वही वहाँ से पाटलिपुत्र से पूरे के जो मौर्य एम्पायर है वो इसी गवर्नमेंट मशीनरी से ही उस सब पर रोल करते थे। साथ ही साथ जो सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी और सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन जो कि आज हम देखें कि जो हमारी अभी का जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी काफ़ी मौर्य एम्पायर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें काफ़ी आपको जो सिमिलरिटी है वो आपको मिलती है। जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये कॉन्सेप्ट है वो भी आप मौर्यन एम्पायर का जो कॉन्सेप्ट है उसी से ही आप कंपेरेबल आप कह सकते हैं। और उनका जो मौर्य एम्पायर है वो 3 डिस्टिंक्ट जोन्स में डिवाइड किया गया था। उसमें पहला है मेट्रोपॉलिटन, उसमें ये जो पाटलिपुत्र और गंगा नदी के आसपास का जो एरिया है और ये सब जो पार्ट है वो मेट्रोपॉलिटन जो पार्ट है उसका भी एक भाग था। उसके बाद आता है जो कोर एरिया। कोर एरिया में क्या आता है कि जो दूर दूर की जो लैंड है ये सब है वो इस कोर एरिया का ही आप एक जो पार्ट है वो कह सकते हैं। क्योंकि इस जो कोर एरिया है वो डायरेक्टली स्टेट कंट्रोल के अंडर वो बहुत ही कम कंट्रोल था स्टेट का, लेकिन वहाँ पर जो गवर्नर और वहाँ के जो सीनियर ऑफिशियल्स है उसका कंट्रोल वहाँ पर ज़्यादा था। तो ये फॉर एग्जांपल जो तक्षशिला है और साथ ही साथ जो दक्षिणापथ है वो पाटलिपुत्र से काफ़ी दूर हो जाते थे, इसलिए भी वहाँ पर जो ऐसे गवर्नर वहाँ मौर्य जो प्रिंसेस को वहाँ पर भेजा जाता था। तो इसको भी वहाँ पर जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा ये लोग ही देखते थे। और साथ ही जो पेरिफेरल जो एरिया है वो जो लिमिटेड सेटलमेंट्स है उसको पेरिफेरल जोन आप कह सकते हैं। और वही जो पाटलिपुत्र है वो बहुत ही बड़े इस साम्राज्य का कैपिटल था। और मौर्य एम्पायर है उसको प्रोबेबली 5 जोन में डिवाइड किया गया था। उसमें जो नॉर्दर्न प्रोविंस है यानी कि जो उत्तरापथ है, उत्तरापथ का जो कैपिटल था वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव है ये सब तक्षशिला से ही किया जाता था। और दूसरा आता है सदर्न प्रोविंसेस यानी कि जो दक्षिणापथ है उसका कैपिटल था सूरनगरी। वही जो सेंट्रल प्रोविंस है जिसमें मगध वाला एरिया आता था उसका कैपिटल था पाटलिपुत्र। साथ ही साथ पाटलिपुत्र है वो पूरे का पूरा एम्पायर का भी कैपिटल था। और उसके बाद आता है ईस्टर्न प्रोविंसेस यानी कि जो प्रांतीय पथ है वो उसका कैपिटल था तोसाली जो कि कलिंग का एक सिटी था। और उसके बाद आता है वेस्टर्न प्रोविंसेस जो कि अवंतीपथ कहा जाता था और उसका जो कैपिटल था वो था उज्जैन। अब देखते हैं कि जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलाइज था। तो उसमें पहला जो रोल को ही आता है तो वो है किंग, जो कि राजा या फिर सम्राट वो ही इस मौर्यन पॉलिटी का सेंट्रल फिगर था, रियल हेड यानी कि एब्सोल्यूट कोई पावर जिसके पास थी वो थी राजा के पास। राजा ही ये जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और मिलिट्री पावर है ये सब राजा के ही पास थी। यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और आखिरी जो कोई सत्ता आप कहे या फिर कहे तो जो डेस्पोट है वो राजा को ही
कह सकते हैं लेकिन मौर्य और दूसरे ऐसे जो सम्राट है उसको आप डेस्पोट तो बहुत ही ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि पहले जो अशोक था वो थोड़ा बहुत ऐसा था, लेकिन बाद के जो साल है उसमें उसने जो वेलफेयर ऑफ पीपल है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। और साथ ही साथ जो हाईली सेंट्रलाइज जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें जो राजा है उसका फंक्शन, उसकी पावर बहुत ज़्यादा होता है। वो जो मिनिस्टर्स है उसको उसका जो सिलेक्शन है वो करता था। और साथ ही साथ इस सब एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन जो मशीनरीज होती है उसके ऊपर एक जो सुपरविजन और इंस्पेक्शन भी वो रखता था। और साथ ही साथ कहा जाए तो राजा की जो आप क्वालिफिकेशन की जो बात करें तो वो हाईली एजुकेटेड था। वही अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके प्रति वो फेथफुल और काफ़ी जो प्रोमिस्ड एंड वाइज भी आप उसको कह सकते हैं। और साथ ही साथ उसकी जो किंग की जो दूसरी क्वालिफिकेशन जो आप देखें तो उसका जो बिहेवियर है वो भी अपने राष्ट्र के प्रति कहा जाए तो थोड़ा बहुत पीसफुल और जो क्या कहा जाए तो जो वेलफेयर है उसके ऊपर ज़्यादा वो ध्यान देता था। वही जो किंग की जो ड्यूटी है उसमें आप बात करें तो पहली आती है उसमें एग्जीक्यूटिव ड्यूटी, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव ड्यूटी में क्या होता था कि ये जो प्रोटेक्शन है, पनिशमेंट है, और साथ ही साथ जो सिलेक्शन है, मिनिस्टर्स का सिलेक्शन, अमात्य का सिलेक्शन, ये सब राजा द्वारा ही किया जाता था। और कोई भी ऐसा जो क्रिटिकल कंडीशन आए, इमरजेंसी कंडीशन आए, तब उसका जो रोल है वो काफ़ी बहुत बड़ा हो जाता था। और साथ ही साथ उसकी जो एग्जीक्यूटिव ड्यूटी उसके बाद देखें तो जो जुडिशल ड्यूटी आती है, जुडिशल ड्यूटी में राजा ही सबसे बड़ा ऊपर होता था, क्योंकि वो राजा ही आखिरी सत्ता होती थी। तो न्याय विषयक जो कब कोई भी ऐसी कंडीशन आए तो आखिरी सत्ता है वो राजा के ही पास था। उसके बाद आती है जो लेजिस्लेटिव ड्यूटी। लेजिस्लेटिव जो ड्यूटी आप कहे तो एडमिनिस्ट्रेटर का राजा को सुप्रीम हेड कहा जाता था। और इसमें कोई दूसरी कोई ऐसी ब्रांच नहीं थी जो जैसा कि अभी हम पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और साथ ही साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसे 3 पार्ट अभी देख सकते थे, तो वैसे ही कोई ऐसी उस वक्त नहीं थी। तो इसलिए भी राजा की जो लेजिस्लेटिव ड्यूटी है वो धर्मशास्त्र उसी के आधार पर ही ज़्यादा होती थी। साथ ही साथ देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ड्यूटी है उसमें राजा का जो वहीवटी तंत्र है उसके ऊपर ज़्यादा भार दिया जाता था। साथ ही उसकी जो दूसरी ड्यूटी देखें तो एस्लेसिएटिकल जो ड्यूटी है उसमें राजा के जो शास्त्रीय कर्तव्य होता है, जो गॉड के प्रति जो कर्तव्य होता है, उसके बाद उसमें दी गई है कि राजा को सेक्रीफाइस से साथ ही साथ जो यज्ञ है वो सब करना चाहिए और जो देवता है उसको खुश करना चाहिए। वही उसकी बाद की जो आती है ड्यूटी वो है रेवेन्यू ड्यूटी। उसमें वो टैक्सेशन और ये सब वगैरह देखता है, टैक्स का कितना रेट होना चाहिए, आप उनकी आमदनी कितनी होनी चाहिए, कितना टैक्स का रेट, ये सब है वो राजा द्वारा ही नक्की किया जाता था। और उसके बाद आती है जो मिलिट्री ड्यूटी, काफ़ी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो राजा है उसके ही अंडर में ही पूरी की पूरी जो आर्मी है वो आती थी। यानी कि जो दूसरे देशों की जो सुपीरियर आर्मी है उसको जो हराना है तो आपके पास भी एक बहुत ही बड़ी आर्मी होना चाहिए। तो ये जो राजा है वो मिलिट्री एक्सपेडिशन है उसको अकेला जो राजा है वो भी अकेला ही ये सब उनकी जो नीतियाँ है, पॉलिसीज है वो राजा ही तय करता था। तो ये जो उनकी मिलिट्री ड्यूटी है इससे वो राजा है वो मोस्ट पावरफुल है, वो आप कह सकते हैं। उसके बाद जो ड्यूटी आती है वो है ये एनलाइटन ड्यूटी। उसमें राजा है उसको अपने जो इंटेलेक्चुअल है उसके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में ये जो एनलाइटन ड्यूटी है उसमें दिया गया है। तो ये भी आपको एक याद रखना है। उसके बाद आता है मंत्रिपरिषद, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट
बॉडी है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आप अभी का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको आप मंत्री परिषद के रूप में भी देख सकते हैं। ये जो मंत्री परिषद है वो राजा को असिस्टेंट करती थी। राजा को काफ़ी ऐसे जो मैटर आते थे उसमें राजा को वो कंसल्ट और स्पेसिफिक जो इश्यू है जिसमें इमरजेंसी है, ऐसी जो कोई कंडीशन आए क्रिटिकल कंडीशन, तो राजा को जो असिस्ट करता था वो था मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में कौन होता था? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है राजा के बाद दूसरी जो पावरफुल जो पोस्ट होती थी वो सब मंत्री परिषद के सभ्य होते थे, जिसमें पहली है युवराज यानी कि हेयर अपरेंट यानी कि जो क्राउन प्रिंस है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फिगर होता था मंत्री परिषद में। दूसरा होता था पुरोहित, द चीफ प्रीस्ट, यानी कि जो लॉ होते हैं वो कैसे फंक्शन करेंगे, आपका लॉ कैसा है, ये सब बात ये पुरोहित है वो भी देखते थे। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो उसका फिगर है वो हो जाता था। उसके बाद आता था सेनापति यानी कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, कमांडर इन चीफ। तो ये सब है मंत्री परिषद के एक मेंबर थे। उसके बाद आता है ये जो अमात्य, जो कि सिविल सर्वेंट और जो लो रैंकिंग मिनिस्टर भी आप उनको कह सकते हैं। यानी कि जो ये सेनापति जो मंत्री परिषद है वो राजा को किस तरह की एडवाइस देते थे, राजा को ये पॉलिसी मेकिंग की जो एडवाइस होती थी ये सब है वो ये मंत्री परिषद ही द्वारा दी जाती थी। वही ये जो अमात्य है उनका काम क्या था कि राजा को जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है उसमें ये लोग असिस्ट करते थे, और ये जो मंत्री परिषद थी वो लोग सिर्फ स्टेट की जो पॉलिसी है उसको कैसी बनानी चाहिए ये सब देखते थे। वही अमात्य है वो सिविल पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी देखते थे। और अर्थशास्त्र में भी कौटिल्य ने ही कहा है कि सोवरेनिटी इज पॉसिबल ओनली विथ असिस्टेंट, यानी कि जो आपकी संप्रभुता है, सॉलिडारिटी है, ये सिर्फ एक टीम से ही पॉसिबल हो सकती थी। असिस्टेंस आपका जो असिस्टेंस है उसी से ही पॉसिबल हो सकती है। वही जो क्लासिकल ग्रीक राइटर है उन्होंने उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसके ऊपर एक लाइट डाली है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो पाटलिपुत्र है उसमें 3 प्रकार की जो ऑफिसर्स है वो होते थे। उसमें पहला है एग्रोनोमोई, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिशियल्स होते हैं उन सबको एग्रोनोमोई कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से मेरा मतलब है कि जो प्रांत है उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेक्रेटरी उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो शामिल है, नौकरशाह है, ब्यूरोक्रेट्स है, इन सबको एग्रोनोमोई कहा गया है। वही जो एस्टिनोमोई है, सिटी कमिश्नर, यानी कि जो अर्बन एरिया से वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको एग्रोनोमोई कहा गया है। और तीसरे जो आते हैं वो है मिलिट्री ऑफिसर्स, यानी कि जो मिलिट्री है उसके मुताबिक जो मिलिट्री की जो बाबतें होती है उसमें राजा को असिस्ट करते थे, ये लोग होते थे मिलिट्री ऑफिसर्स। और वही जो मंत्री है उसका जो मेन फंक्शन है वो है क्या है, राजा को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें असिस्ट करना। ये सब बात है वो किसमें लिखी गई है, जो उसके जो फंक्शन है वो रोग एडिक्ट है, अशोका के जो रोग एडिक्ट है उसमें लिखा गया है। वही जो आसिम मजुमदार है उसके मुताबिक जो मंत्री सन्निधान और समाहर्ता है वो ही उनसे ही जो हायर ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो आप एक कहा जाए तो जो कैबिनेट है उसको कैबिनेट भी आप कह सकते हैं, उसी से ही ये जो कैबिनेट है वो बनती है। वही चाणक्य ने है उसने राजा के जो क्वालिफिकेशन है वो तो दिखाई है, वही उसी के साथ साथ जो मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर बनने के लिए आपके क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो भी चाणक्य ने दी गई है, जिसमें आप जो वेल ट्रेन होने चाहिए, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी होनी चाहिए, वही वाइज स्ट्रॉन्ग इन मेमोरी, आपकी मेमोरी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, स्किलफुल इंटेलिजेंट, और आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए। ये सब जो है वो चाणक्य ने अपनी जो किताब है उसमें दिखा गया कि जो मिनिस्टर है उसकी अपॉइंटमेंट के पहले राजा को ये सब बातों के ऊपर ध्यान है वो देना चाहिए, क्योंकि ये जो पुरोहित है और सेनापति और युवराज है वो सब इस इनर कैबिनेट का, राजा की जो इनर कैबिनेट है उसका पार्ट था। तो इसलिए भी इन लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, इसलिए भी चाणक्य ने इसका जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा
भार दिया है। वही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो फंक्शन है और उनकी जो वर्किंग है उसके बारे में देखें तो उन लोगों का काम ये है कि जो लोकल ऑफिसर्स है उनको गाइड करना, वही जो पॉलिसी मेकिंग्स है उसमें राजा को गाइड करना, वही जो ये देखे तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कहे तो ये जो अमात्य है वो राजा और एडमिनिस्ट्रेटिव के बीच एक जो चेन है उसका भी एक आप उसको एक चेन है वो कह सकते हैं। वही आप देखें तो सुपरिटेंडेंट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इन सब ये सब कैसे फंक्शन करेंगे, ये सब जो बातें कौन तय करता था, ये सब मंत्री परिषद और ये जो अमात्य है वो ही तय करते थे। अब देखिए तो उसमें कुछ जो फेमस जो मौर्यन ऑफिसर है उसके बारे में देखें तो पहले आता है राजूक्स या फिर प्रादेशिक, जो कि जो प्रदेश डिस्ट्रिक्ट या फिर जो जनपद है उनके जो वेलफेयर है ये राजूक और प्रादेशिक के हाथ में ही था। वही दूसरा आता है महामंत्री, जो कि अब अभी के जो मिनिस्टर्स है उसको भी इनका एक जो रूप है वो देख सकते हैं। अब देखते हैं जो अमात्य है उसको और उसका जो रोल है वो क्या क्या था। उसमें पहला आता है मंत्री, जो कि चीफ मिनिस्टर, उसको चीफ मिनिस्टर आप कह सकते हैं। पुरोहित, जो कि चीफ प्रीस्ट था। वही जो सेनापति है वो आर्मी का कमांडर यानी कि कमांडर इन चीफ। जो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर है उसको सन्निधात कहा जाता था। वही जो रेवेन्यू कलेक्टर है उसको समाहर्ता कहा जाता था। वही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि ये जो धम्म महात्मा है उसकी जो पोस्ट है वो अशोक द्वारा क्रिएट की गई थी। उसका काम क्या था, उसका काम था अपने देश, अपने राज्य और साथ ही साथ जो दूसरे राज्य है उसमें धम्म यानी कि जो बुद्धिज्म है उसको प्रोपोगेट करना। उसके बाद आता है जो लोअर लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स है उसमें लिपिकास, प्रतिवेदिक्स एंड युक्त यानी कि लिपिकास यानी कि स्क्राइब्स, प्रतिवेदिक्स यानी कि जो रिपोर्टर और युक्त यानी कि जो सब रेवेन्यू ऑफिसर्स है, ये सब उनको लिपिकार, प्रतिवेदिक और युक्त कहा जाता था। वही ये जो प्रादेशिक है उसको आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं। और जो किले का जो हेड होता था उसको दुर्गपाल कहते थे। वही पुलिस का जो सुपरिटेंडेंट था उसको दंडपाल कहते। तो ये सब जो कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स है उसके सिर्फ आपको जो नाम है वो याद करने हैं। उसमें चाणक्य ने यह भी कहा है कि जो ये जो मंत्री, सन्निधात, समाहर्ता है वो सब जो लोग हैं वो हायर ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब हायर ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट थे। वही जो दूसरे मैंने बताया कि जो दुर्गपाल, दंडपाल है, लिपिकार से प्रतिवेदिक, ये जो लोअर ब्रांच है उसके पार्ट थे। और कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसने दिए, चाणक्य ने दिए गए हैं उसमें पुरोहित है, सेनापति है, जो चीफ जज है वो, साथ ही साथ जो प्रतिहारी, समाहर्ता और सन्निधात है, इन सब को हाईएस्ट जो पोस्ट है वो भी आप कह सकते हैं। जैसा कि अभी आप देखें तो डिफेंस मिनिस्ट्री देखें तो साथ ही साथ जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, उसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री आप कह सकते हैं। वही ये सब लोग थे वो हाई ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव भी आप उनको कह सकते हैं। वही अब देखें तो उसके बाद आता है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आता है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मौर्य काल में काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज भी आप और सिस्टमेटिकली म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी आप कह सकते हैं। क्योंकि जो ये जो सिटीज़ है, सिटी स्टेट है, उनको छोटे छोटे वार्ड्स है और उसी छोटे छोटे वार्ड्स को हाउस होल्ड्स के छोटे छोटे जो सोसाइटीज़ भी आप कह सकते हैं उसमें डिवाइड किया गया है। तो अब अभी का जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उसका जो कहा जाए तो रूट है वो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन भी आप कह सकते हो। और साथ ही साथ उसमें भी आप क्रोनोलॉजी देखें तो नगरक, जो कि टाउन का जो हेड होता था उसको नगरक कहते थे। वही जो स्थानिक है उसको, ईच वार्ड का जो हेड होता था उसको स्थानिक कहते। वही जो विलेज का जो हेड होता था जैसे कि सरपंच, उसको गोप कहा जाता था। यानी कि गोप यानी कि जो आप अभी
जो तहसील कह सकते हैं, तहसीलदार जो छोटे छोटे गांवों का जो ग्रुप होता है उनका जो हेड है उसको गोप कहा जाता था। वही उसके बाद आता है ग्रामीण, जो कि आप उसको सरपंच भी कह सकते, सरपंच का ही एक जो रूप है वो कह सकते हैं। अब उसके बाद आता है जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है। मेगास्थनीज ने उसके ऊपर एक डिटेल जो आर्टिकल है वो लिखा है, क्योंकि उस वक्त जो पाटलिपुत्र के अलावा तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली, सुवर्णगिरी, चंपा, कौशाम्बी, इन सब जो सिटी है उसमें अशोका के जो एडिक्स है उसमें बारे में इन सब सिटीज के बारे में लिखा गया है, तो इसलिए भी ये जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मेगास्थनीज ने कहा है कि जो पाटलिपुत्र है उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो 30 ऑफिशियल्स है, डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज, यानी कि जो 6 कमिटीज है जिसमें 30 ऑफिशियल्स होते थे। इन सबको पाटलिपुत्र का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखरेख करने के लिए ही बनाया गया है। उसमें पहली जो कमेटी है, ये जो कमिटीज है उसमें सब कमिटीज में 5 मेंबर होते थे। उसमें जो पहली कमेटी है उसमें इंडस्ट्री और क्राफ्ट, यानी कि पाटलिपुत्र का जो इंडस्ट्री और क्राफ्ट है इन सब के बारे में जो देखरेख कोई रखता था, उनका जो फंक्शनिंग देखता था, लॉ है ये सब वगैरह की जो एक्टिविटीज है, ये फर्स्ट कमेटी है, ये उनकी देखती थी। उसके बाद जो दूसरी कमेटी है उसका काम क्या था कि जो पाटलिपुत्र है उसमें ये जो फूड है और साथ ही साथ लोगों का कंफर्ट और साथ ही साथ ये जो फॉरेनर्स है, फॉरेनर जो आते थे उसका रेसिडेंट, सिक्योरिटी, फूड, इन सब का काम है वो ये ही लोग जो सेकंड कमेटी से उसके अंडर ही था। उसके बाद जो तीसरी कमेटी है उसका काम क्या था, उसका काम रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी कि जो जन्म और मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन है अब वो इस कमेटी का काम था। वही जो चौथी जो कमेटी थी वो ट्रेड एंड मेजरमेंट, यानी कि जो वेट है, कितना वेट होना चाहिए, कोई उसमें ट्रेड में कोई घपला तो नहीं कर रहा है, इन सब देखने का जो काम है वो इन फोर्थ कमेटी का था। वही जो फिफ्थ कमेटी है उसका काम क्या था, जो अभी आप मैन्युफैक्चर जो गुड्स बना रहे उसमें कोई माल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही है, उस देखने का जो काम होता था वो फिफ्थ कमेटी का था। जो मैन्युफैक्चर गुड्स है उनकी क्वालिटी है, इन सब के बारे में कोई देख रेख रखता था, वो फिफ्थ कमेटी थी। वही जो छठी जो कमेटी है उसका काम था ये जो आप गुड्स बना रहे हो उसके ऊपर आप टैक्स कलेक्शन करोगे, इनका काम ये जो छठी कमेटी थी उसका काम यही था। अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मौर्यस के पास सबसे बड़ी आर्मी, उस वक्त की सबसे बड़ी जो आर्मी है वो मौर्यंस के पास ही थी, क्योंकि इसी आर्मी से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस जैसे एक उलझे हुए सेनापति को हराया, जो वेल ऑर्गेनाइज उनके पास आर्मी थी। वही उसके पास सिकंदर के साथ लड़ के उसके पास एक कहा जाए तो एक्सपीरियंस भी था। उसकी आर्मी को चंद्रगुप्त की आर्मी ने इस एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कहे तो मोस्ट पावरफुल आर्मी से ही हराया है। और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का इसीलिए इसको मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर भी कहा गया है, क्योंकि ये लोग एक ह्यूज आर्मी है उसको रखते थे। वही इसका जो हेड है उसको सेनापति या फिर अभी आप कहे तो डिफेंस मिनिस्टर वो कहा जाता है, जो कि राजा से सीधा जूनियर कोई जो पोस्ट थी तो वो थी सेनापति। या फिर मोस्ट जो ये सेनापति है वो प्रोबेबली जो क्राउन प्रिंस है उनको ही मोस्ट ऑफ सेनापति है वो बनाया जाता था। और जो आर्मी है उसका आखिरी जो कोई सत्ता है तो वो है राजा। राजा ही आर्मी की जो मूवमेंट है ये सब जो राजा है उसके द्वारा ही तय की जाती थी। और उसकी जो मौर्यन की जो आर्मी है जो कि लार्ज, एफिशिएंट से वेल इक्विप्ड थी, ये सब 6 एलिमेंट से ही बनती थी, जिसमें हेरेडिटरी आर्मी है जो कि राजा को लॉयल थी, और साथ ही साथ जो फाइटिंग क्लासेस है वॉरियर क्लैन से उसी से ही बनाई जाती थी। वही जो मर्सिनरीज है, फॉरेन मर्सिनरीज, उसको ही मौर्यंस आर्मी में रिक्रूट किया जाता था। वही जो कॉरपोरेशन आर्मी जिसे श्रेणी भी कहा जाता था उसके बीच जो सोल्जर है जो कि ट्रेड और
ट्रेड वगैरह की जो एक्टिविटी है उनको ये ध्यान रखते थे। और साथ ही साथ जो आर्मी है उसमें जो राजा के जो अलाइड नेशन है उसके भी जो कुछ सोल्जर है वो उसमें रिक्रूट किए जाते थे। वही जो वाइल्ड ट्राइब्स है वो भी जो मौर्यन आर्मी है उसमें वाइल्ड ट्राइब्स के भी कुछ जो सोल्जर्स है वो उसमें रिक्रूट किए जाते थे। इसी से हमें ये पता चलता है कि जो आर्मी है वो सिर्फ वॉरियर जो क्लैन्स आप कह सकते हैं कि जो अभी के जो वॉरियर क्लैन आप कहते हैं उसके बजाय सबके लिए सबको उसमें रिक्रूट किया जाता था। और ये जो मेगास्थनीज ने कहा है कि जो आर्मी है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो 6 कमिटीज द्वारा फंक्शन किया जाता था। उसमें पहली है कमिटी फॉर नेवी, उसका जो चीफ है उसको नवोध्यक्ष कहा जाता था। ये सब जो रिवर नेविगेशन है, रिवर एक्सपीडिशन है और साथ ही साथ जो सी रूट है उनका काम था। ये जो नवोध्यक्ष यानी कि जो एडमिरल है उसको आप एडमिरल भी कह सकते हैं, जो नेवी की जो हेड है इनका काम ट्रेड रूट और इनकी सुरक्षा ये सब काम ये लोग करते थे। उसके बाद आता है कमिटी फॉर इन्फेंट्री, इनका काम था जिसको पदाध्यक्ष भी कहा जाता था। इनका काम था इन्फेंट्री का उनके ऊपर देख रखने की, उनका एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसे कैरिड आउट किया जाए ये सब काम ये करते थे। उसके बाद आती है कमिटी फॉर कैवलरी जिसे अश्वाध्यक्ष भी कहा जाता था। और कैवलरी के रिलेटेड जो भी कोई टॉपिक्स है, कोई जो कंसेप्ट है ये सब इसके द्वारा ही तय किया जाता था। उसके बाद आता है कमिटी फॉर एलिफेंट्री जिसका जो हेड है उसको हस्ताध्यक्ष भी कहा जाता था। और उसके बाद आती है कमिटी फॉर चैरियट्स जिसके जो हेड है उसको रथाध्यक्ष भी कहा जाता है। उसके बाद आखिरी में आती है कमिटी फॉर ट्रांसपोर्ट जिसे आप अभी मॉडर्न एरा में देखें तो जो इंडियन आर्मी जो सप्लाई कोर्स है, सर्विस कोर है, उसको भी आप कह सकते हैं। इनका काम था जो मिलिट्री लॉजिस्टिक जो सपोर्ट है, साथ ही साथ जो मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट है, इन सब का जो देखरेख है वो यही लोग रखते थे। और अब देखें तो इन सब और साथ ही साथ इन सब कमिटी के अलावा एक सेपरेट डिपार्टमेंट जिसका काम था प्रोडक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ए वेराइटी ऑफ आर्मामेंट्स, और उसका जो चीफ है उनको आयुधगाराध्यक्ष भी कहा जाता था। यानी कि आप देखें तो अभी का जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन आप देखते हैं उसी तरह का ही मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है वो मौर्यंस के पास पहले से ही लिया गया था। जैसे अभी आप देखें तो भारतीय नौसेना को भी आप इसका एक प्रतिरूप देख सकते हैं। वही जो इन्फेंट्री, हमारी जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स होती है और साथ ही साथ अश्वाध्यक्ष यानी कि जो आर्मर्ड ब्रिगेड है उसको आप कह सकते हैं रथाध्यक्ष है। और साथ ही साथ कमिटी फॉर ट्रांसपोर्ट इनको आप सप्लाई कोर कह सकते हैं। और यही जो आर्मी जो OFB यानी कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको आप आयुध जो ये डिपार्टमेंट था उसको भी एक जो प्रतिरूप है आप उसको कह सकते हैं। और अर्थशास्त्र है उसने एक जो एस्पियोनेज है उसके ऊपर ज़्यादा भार दिया है, क्योंकि एक एस्पियोनेज है उसको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कहा गया है, क्योंकि उसमें जो डिफेंस है, मौर्यन एम्पायर का जो डिफेंस है उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई रोल प्ले करता है। तो ये जो सीक्रेट सर्विस है वो ही प्ले करती थी। वहीं जो सीक्रेट सर्विस है उसमें भी कुछ टाइप्स है, उसमें चाणक्य ने 2 टाइप्स दिए गए हैं, जिसमें पहली है संस्था जो कि सर्टेन प्लेस में जो पोस्टेड होती है, और दूसरी है संचार जो कि डिफरेंट प्लेसेस यानी कि जो आप फील्ड ऑफिसर कहा जाए तो दूसरे देशों में जो फील्ड ऑफिसर रोके रिक्रूट है उनको आप संचार भी कह सकते हैं। वही उसमें भी कुछ जो पार्ट है उसमें पहला आता है जो प्रतिवेदक जो कि डायरेक्टली राजा को ही रिपोर्ट करते थे। वही जैसा कि मैंने कहा कि ये जो संस्था है यानी कि जो स्टेशनरी स्पाइस भी आप उसको कह सकते हैं,
जिसमें उसका जो काम है वो इंटेलिजेंस है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर्पसेस से इन सब जगहों पर से जो इंटेलिजेंस है वो उनको गैदरिंग करना और साथ ही साथ राजा को ये सब बताना। और साथ ही साथ जो 20 कन्या वुमन स्पाइस, जैसे अभी जो हनी ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप 20 कन्या के कॉन्सेप्ट से ही जोड़ सकते हैं। यानी कि जो पूरा का पूरा जो एस्पियोनेज है वो एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ जो स्टेट है उसकी सिक्योरिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कहा जाता है। चाणक्य ने इस इंटेलिजेंस तंत्र के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भार दिया है, क्योंकि चाणक्य ने कहा कि जैसा आपका इंटेलिजेंस तंत्र है वो मजबूत होगा तो आपकी जो स्टेट की सिक्योरिटी है उसके लिए वो काफ़ी अच्छा होगा। इसका जो हमें उदाहरण देखने को मिला 1971 की जो लड़ाई हुई है उसमें इसका जो बहुत ही बड़ा रॉ का बहुत ही बड़ा जो पार्ट है वो 1971 की लड़ाई में रहा है। तो एस्पियोनेज को भी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही बड़ा पार्ट कहा जाता है। और उसके बाद आता है मौर्यन की जो जुडिशियरी है, उसके बारे में देखते हैं कि जो जुडिशरी है वो भी एक वेल ऑर्गेनाइज थी, जो जिसे लोकल लेवल और सेंट्रल लेवल के रूप में डिवाइड किया गया था। जिसमें पहले आता है धर्मस्थियस, जो कि सिविल मैटर्स है, उन सब के बारे में ये लोग है सिविल मैटर्स है वो डील करते थे। यानी कि जो बड़ी बड़ी कोई जो मैटर्स होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर्स होती थी, ये सब है वो धर्मस्थियस ही देखते थे। वही जो उसके बाद आती है कंटक शोधन्स, यानी कि जो क्रिमिनल केसेस है उसको ये जो कंटक शोधन्स है ये जो कोर्ट है वही उससे डील करती थी। और साथ ही साथ जो अर्थशास्त्र है उसमें जो लॉ है उसका सोर्स भी दिया गया है, जिसमें पहला आता है धर्म, यानी कि सेक्रेट जो लॉ, यानी कि जो पवित्र जो लॉ है उसको दिया गया है। उसके बाद जो व्यवहार यानी कि यूसेज, यानी कि व्यवहार में जो कैसा आप देखे तो कैसा लॉ अभी चल रहा है उसको भी एक सोर्स माना गया है। वही आप दूसरा आता है चरितम, यानी कि चरित्र, कस्टम्स एंड प्रेसिडेंसी, इसको भी एक सोर्स माना गया है। वही दूसरा आता है राजशासन, यानी कि जो राजतंत्र है, यानी कि रॉयल प्रोक्लेमेशन है, उसको भी मौर्यन जुडिशियरी का एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो कहा गया है। और वही जो आखिरी सत्ता है वो राजा को ही, जो जुडिशरी की जो सुप्रीम जो पावर है वो राजा को ही दी गई है। अब देखते हैं कि जो मौर्यंस का जो टैक्सेशन सिस्टम है उसके बारे में देखते हैं। जो टैक्सेशन सिस्टम है वो प्रोडक्शन बेस्ड और लैंड बेस्ड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो टैक्सेशन सिस्टम है आपको उतना रखना ही चाहिए, क्योंकि मौर्य एम्पायर है वो बहुत ही बड़ा एम्पायर था। तो इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सेटअप है और जो उसको सपोर्ट और मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टैक्स है वो लगाना होगा। लेकिन ऐसा आप कह भी सकते हैं क्योंकि जो टैक्स है वो ज़्यादा लिए जाते थे, जिसे बलि और भाग भी कहा जाता है। जो भाग है वो उसको डायरेक्ट किंग का जो, यानी कि जो राज्य का जो शेयर है उसको आप कह सकते हैं। और जो जमीन है आपकी जो टेरिटरी है उसके ऊपर जो टैक्स लिया जाता है जो कि फिक्स ही था 1/6 था। और जो स्पेशल कास्ट यानी कि जो इंटेलेक्चुअल्स है और साथ ही साथ जो कहा जाए जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, अमात्य है और जो सोल्जर्स है उनके लिए ये 1/4 रखा गया था। उसके बाद आता है कि ये जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें किस किताब में लिखा गया, उसमें जो रुमिनदेही इंस्क्रिप्शन है, अशोका के इंस्क्रिप्शन उसमें दिया है। साथ ही साथ मेगिस्तान की इंडिका और जो अर्थशास्त्र है उसमें भी टैक्सेशन सिस्टम है उसके बारे में दिया गया है। अब देखते हैं कि जो मौर्यन इकोनॉमी है उसके बारे में देखते हैं कि जो मौर्यन इकोनॉमी जो कि अग्रारियन इकोनॉमी ही ज़्यादा आप कह सकते हैं, क्योंकि जो पाटलिपुत्र के आसपास या फिर जो गंगा नदी के आसपास और साथ ही साथ उसमें देखें तो जो वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है उसमें सिंधु नदी है, साथ ही साथ उनकी ट्रिब्यूटरी उसके आसपास का जो एरिया है वो भी काफ़ी फर्टाइल था। साथ ही साथ आप देखें तो गोदावरी और कृष्णा वैली तक का जो इनका जो साम्राज्य फैला था वहीं से ही काफ़ी इनकम आती थी। और साथ ही साथ गंगा और यमुना के आसपास का जो प्रदेश होता है
वहाँ से ही काफ़ी इनकम आती थी। उनकी जो इनकम का जो मेन जो कोई सोर्सेस था तो वो थी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो चीफ होते थे उनको शीताध्यक्ष कहा जाता था। आर एस शर्मा ने कहा है कि जो पूरा का पूरा जो गंगा बेसिन है वो एग्रीकल्चर के लिए ही इसका जो इस्तेमाल है वो होता था। वही जो एग्रीकल्चर है उसमें भी काफ़ी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो इससे क्या होता था कि जो फार्मर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कर रहे थे, उत्पाद है वो बहुत ही बढ़ गई थी। तो इसीलिए भी मौर्य एम्पायर के दौरान ही आप देखें तो उसको हमारा गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इन सब जगह पर जरूरत से ज़्यादा है वो धन धान्य है वो उगाया जाता था। उससे क्या होता था कि स्टेट को भी इनकम होती थी, साथ ही साथ उसके जो एक्सपोर्ट है उससे भी लोगों को और साथ ही साथ जो राज्य है उसको भी ज़्यादा इनकम होती थी। और जो गंगाटेक प्लेन है उसमें जो टैक्सेस है उसके जो टैक्सेस है उसके बारे में लिखा गया है कि जो बाली है, भाग है, शुल्क और कर, इन सब टाइप्स के जो टैक्स है वो लिए जाते थे, जो कि मेगास्थनीज ने अपनी किताबें उसमें लिखा है। और जो एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी अर्थशास्त्र में लिखा गया है। जैसे कि आप देखें तो इरिगेशन है और वाटर सप्लाईज ये सब स्टेट द्वारा ही प्रोवाइड की जाती थी। उसका एक जो उदाहरण है जो कि सुदर्शन लेक है, जो कि पुष्यमित्र द्वारा बनाया गया था। तो ये भी बाद में जो समुद्रगुप्त द्वारा उसको दूसरी बार बनाया गया। तो ये जो सुदर्शन लेक है, ऐसी जो लेक है उसका इस्तेमाल इरिगेशन और वाटर सप्लाईज जो एग्रीकल्चर जो फार्म होते हैं उसमें इरिगेशन और वाटर सप्लाईज के लिए उसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता था। वही इस सब प्रदेश फर्टाइल लैंड था, तो जो कॉटन है उसके लिए भी काफ़ी ये जो लैंड है इम्पोर्टेंट थी। इसलिए भी जो कॉटन फैब्रिक्स है उसकी इंडस्ट्री, कॉटन फैब्रिक का जो उद्योग है वह है काफ़ी फूला फला था। तो ये जो मथुरा है, प्रांत कलिंग, काशी, वंग, वत्स और महिष, ये सब जगह पर इसका जो उत्पाद है वो वही ज़्यादा था। वही वंग पुंद्रा जो कि वेस्ट बंगाल में है, सुवर्णकुडिया जो कि आसाम में है वो वाइट और सॉफ्ट टेक्सटाइल, और वहीं दुकोल, काशी और पुंद्र वो सब लाइनन फैब्रिक्स, और सोम, मगध ये सब है वो पेट्रोमा, इसके लिए जो कि ट्री से फैब्रिक बनाया जाता है उसके लिए काफ़ी फेमस थे। वही जो मेगास्थनीज है उसने आर्टिसंस, क्राफ्टमैन्स, इन सब को जो फोर्थ क्लास में जो अपनी जो 7th डिवीज़न ऑफ इंडियन सोसाइटी है उसमें जो आर्टिकल लिखा है उसमें क्राफ्टमैन और आर्टिसंस है उसका भी एक जो उल्लेख है वो किया है। तो उसी से ही जो इकोनॉमी है उसमें ये जो क्राफ्टमैन और आर्टिसंस है उनका भी एक जो बहुत ही बड़ा जो रोल है वो आप कह सकते हैं। अब देखें तो जो उनकी इकोनॉमी है, जैसा कि मैंने देखा कि एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा जो धन धान्य जो होते थे उगते थे, तो उसका दूसरे देशों में व्यापार भी होता था और इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों ही किया जाता था मौर्यन पीरियड में। जो कि आप जहाँ तक मैं देखे तो इन सब मर्चेंट के जो स्टोरीज होते हैं उसमें दिया गया है कि जो यवद्वीप है यानी कि जो जावा है, मलय पेनिनसुला, इनके साथ उनके जो व्यापार है उसके बारे में दिखा। वही जो ग्रीक है उसके साथ ही जो व्यापार होते थे, आप देखें तो पहले देखे जो उनके जो व्यापार कैसे होते थे उसके बारे में देखे तो पहले मौर्य एम्पायर है ये सिल्क रूट वाला ये एरिया है। सिल्क रूट जो है वो ये है, तो इंडिया भी सिल्क रूट से कनेक्टेड था, तो यहाँ से वो ग्रीक के साथ व्यापार करते थे। और ये जो एरिया है यहाँ से सिलोन और ये जो मलय पेनिनसुला है, बर्मा है, मलय पेनिनसुला, इसी के साथ जो व्यापार होता था तो ये सब यहीं से ही होता था। इसीलिए भी और उनके साथ जो व्यापार होते थे वो उसमें इंडिगो, कॉटन और सिल्क है वो मोस्ट ट्रेडेड प्रॉपर्टी है, यानी कि जो ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता था उसमें इंडिगो है, कॉटन है और सिल्क। वहीं जो इंपोर्ट में देखे तो जो आइवरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपोर्ट है वो हम ग्रीक और ये जो मलय पेनिनसुला है वहाँ से ही करते थे, क्योंकि
जो लोग हैं वो गोल्ड और सिल्वर के काफ़ी शौकीन भी थे। वहीं है जो आप देखे कॉइन तो सिल्वर से ही बनाए जाते थे, इसलिए भी जो सिल्वर है वो इंपोर्ट होते थे। वहीं हमारे यहाँ भी कुछ माइंस थी, लेकिन फिर भी हम जो सिल्वर है वो इंपोर्ट करते थे। और मगध, कौशाम्बी और जो पाटलिपुत्र है उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर है वो कहा गया है। और जो खैबर पास है, जैसा कि हमने मैप में देखा, वहीं से जो सिल्क रूट है उसके साथ हम जुड़ते थे। और सिल्क रूट से चाइना है, ग्रीस है, उसी से ही हम जो व्यापार है वो वहीं से ही करते थे। और जो बौद्ध धर्म है उनका जो फैलावा है वो इतना बड़ा ज़्यादा हुआ क्योंकि ये जो सिल्क रूट है उसी से ही हम जो सेंट्रल एशिया और जो जापान है, चाइना है, वियतनाम, ऐसे जो वहीं के जो प्रांत है उसके साथ जो हमने ट्रेड किया इस सिल्क रूट के थ्रू, उसी से ही ये जो बौद्ध धर्म है वो वहीं तक फैला है। वहीं जो ट्रेड के रिलेटेड कुछ ऑफिसर है उसका भी नाम उसमें दिए गए हैं। उसमें पहले आते हैं पान्याध्यक्ष, यानी कि जो कॉमर्स के जो सुपरिटेंडेंट है वो, साथ ही साथ समस्याध्यक्ष, यानी कि जो ट्रेड में कोई घपला नहीं करना है, माल प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, उनकी जो मॉनिटरिंग देखते थे उसके जो हेड है उसको समस्याध्यक्ष कहा जाता है। वही पोर्टवाध्यक्ष, यानी कि जो मेजर और वेट्स है उसके जो सुपरिटेंडेंट है उसको पोर्टवाध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद आता है आकाराध्यक्ष, यानी कि जो माइंस है, माइंस के जो चीफ ऑफिसर है उसको आकाराध्यक्ष कहा जाता है। यानी कि अभी की आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव देखे उसी तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मौर्य एम्पायर में ही एग्जिस्ट कर रहा था। साथ ही साथ जो लोहाध्यक्ष, जो कि मेटलर्जी के जो सुपरिटेंडेंट हैं उसको लोहाध्यक्ष कहा जाता था। वहीं उसके बाद आता है लवणयाध्यक्ष, यानी कि जो सोल्ट का जो सुप्रीम ऑफिसर है उसको लवणयाध्यक्ष कहा जाता था। वहीं जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी अभी आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि जो स्टेट है वो भी राज्य द्वारा जो इंडस्ट्री जो एस्टेब्लिश की जाती थी उसमें जो गुड्स जो उत्पाद होती थी, माल का उत्पाद होता था, उसको राजपन्य कहा जाता था। तो इसलिए भी आप ये कह सकते हैं कि जो उस वक्त की जो इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी रही होगी। और करेंसी है वो मौर्य पीरियड में एक कॉमन फीचर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जो करेंसी है उसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वो लोग बार्टर सिस्टम में ज़्यादा बिलीव करते थे। लेकिन मौर्यन पीरियड आते आते जो करेंसी है और जो सिक्के कॉइन्स है, सिक्का है, उसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होने लगा। और यहाँ पर आप देखें तो ये कॉइन्स है उसको रॉयल कॉइन भी आप कह सकते हैं, जो कि पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स है जिसमें मोर है और हिल और क्रेसेंट, और उसको क्या कहा जाता है, कार्सपान, जो कि मौर्यंस की इंपीरियल करेंसी, मेन करेंसी भी आप उसको कह सकते हैं। अब देखते हैं कि जो मौर्यन सोसाइटी है वो कैसी थी, उसके बारे में देखते हैं। जो मौर्यन सोसाइटी है उसके बारे में जो मेगास्थनीज और जो अर्थशास्त्र है उसमें दिया गया है। मेगास्थनीज ने कहा है कि उस वक्त की जो सोसाइटी है वो 7 कास्ट है उसमें डिवाइड की गई है। पहले उसमें जो पहला कोई आता था वो तो फिलोसोफर, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल है, जो कि प्रोबेबली ब्राह्मण ही थे, और श्रमण्स, इन सब जो होते थे उनको पहले कास्ट में डिस्क्राइब किया गया है। उनका काम था जो इंटेलेक्चुअल है, एजुकेशन है, ये सब जो लोग हैं वो फिलोसोफर उसको कहते थे। उसके बाद आता है काउंसिलर, जो कि एडवाइजर, किंग के जो एडवाइजर है, मंत्रिमंडल के जो सभ्य है उन सब काउंसिलर कहते थे। और स्कॉलर, साथ ही साथ जो विद्वान होते थे जो राजा को स्पेसिफिक मैटर्स में असिस्ट करते थे, इन सबको स्कॉलर्स और एडवाइजर कहा गया है। वही जो तीसरे आते हैं वो है वॉरियर और कमांडर, यानी कि जो वॉरियर क्लैन है उसको तीसरा दर्जा दिया गया है। वही जो हार्ट्समैन है, यानी कि जो हंटर गैदरर्स है, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है, और साथ ही साथ जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है उन सबको हार्ट्समैन कहा गया है। वही जो आर्टिजन्स में उसमें वीवर है, पोर्टर है, ब्लैक स्मिथ, इन सबको आर्टिजन्स कहा गया है। उसके बाद आते हैं मैजिस्ट्रेट, जिसमें ऑफिसर, सेक्रेटरीज और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि फिर आप कहे तो ब्यूरोक्रेट्स है उसको मैजिस्ट्रेट्स कहा गया है। उसके बाद आते हैं कल्टीवेटर्स, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो उसमें कहा गया है। लेकिन उस वक्त
की जो सोसाइटी है वो उसकी जो कंडीशन है वो सोशल कंडीशन की बजाय इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा थी। यानी कि ये सब जो पार्ट दिए गए हैं वो इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा आधारित थे। आपके पास जितना पैसा होगा, आपका जितना पावर होगा, उसी से ही आपका जो कद है वो निर्धारित किया जाएगा। और उसके जो अर्बन वे ऑफ लाइफ डेवलप, यानी कि जो अर्बन सेकंड अर्बनाइजेशन भी आप उसको कह सकते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है उस वो भी काफ़ी वेल मेंटेन और वेल डेवलप्ड भी कह सकते हैं। और वही एक बहुत ही अच्छी बात उसने कही है कि स्लेवरी है उसका कहीं भी स्लेवरी के जो आधार है वो नहीं मिले हैं। जैसा कि जो बड़े बड़े जो सम्राट जो स्लेव रखते थे, वेस्टर्न वर्ल्ड जिसके लिए फेमस था, उस वहीं जो उसके कहीं पर भी ऐसे एविडेंस है वो नहीं मिले। हालांकि जो फोर्स लेबर था और बॉन्डेज लेबर था, लेकिन वो लिमिटेड स्केल पर था, लेकिन उसको भी उन लोगों की जो जो ट्रीटमेंट है वो उतनी ज़्यादा हार्शली, यानी कि जो कठोर है, वो आप उसको नहीं कह सकते हैं। जैसा कि स्लेव्स के साथ जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें जो रोमन है उसमें स्लेव्स के साथ जो बर्ताव किया जाता था, ऐसा भारत में आप कहीं पर भी ऐसे जो एविडेंस है वो नहीं मिले हैं। वही जो पॉलीगामी है वो भी उस वक्त एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन कुछ लिमिटेड स्केल में, यानी कि जो रॉयल्स है वो भी पॉलीगामी को ही फॉलो करते थे। और साथ ही जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो है वुमन को उस वक्त भी जो वैदिक पीरियड में जो स्थान दिया जाता था वो भी उस मौर्यन पीरियड में भी दिया जाता था। जो वुमन है वो हाई स्टेटस को एंजॉय करती थी। काफ़ी ऐसी जो पोस्ट है, जैसा कि आप देखें तो उसको आर्ट एंड कल्चर है उसमें भी बहुत ही बड़ा उनका योगदान आप कह सकते। साथ ही जो उनको रॉयल बॉडीगार्ड्स के रूप में भी उसको नियुक्त किया जाता था। वही एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट होती थी वहीं पर भी जो स्त्री है, जो महिलाएं हैं, उनको नियुक्ति की जाती थी। वही उनकी सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ऑफेंड अगेंस्ट वुमन पनिशेबल था, यानी कि महिला के खिलाफ जो कोई अपराध करता था तो उसको कड़ी से जो कड़ी सजा है वो दी जाती थी। वही जो अर्थशास्त्र है, चाणक्य है, वो स्वयंवर यानी कि जो अपना जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है उसकी वकालत है वो कौटिल्य यानी कि जो चाणक्य है वो उसकी वकालत करते थे। यानी कि जो स्त्री को उसके पति को चुनने का अधिकार होना चाहिए। वही जो विधवा पुनर्विवाह है, विडो रीमैरेज है, उसको भी चाणक्य है वो उसका एडवोकेट, उसकी जो वकालत है वो करते थे। साथ ही साथ एक वैदिक पीरियड का जो फंक्शन था जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो भी अभी भी वो फंक्शन ही कर रहा था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस वक्त की जो सोसाइटी है वो काफ़ी बदल तो चुकी थी, लेकिन जो अभी की जो सोसाइटी है उससे काफ़ी आप कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति में भी उसको आप कह सकते हैं। तो ये था मेरा पूरा का पूरा लेक्चर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन इकोनॉमी और मौर्य पीरियड की जो सोशल कंडीशन है उसके ऊपर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूरा का पूरा जो वीडियो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। तो अगले पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि जो मौर्यन एम्पायर की जो रिलीजियस कंडीशन, यानी कि जो मौर्य एम्पायर का रिलीजन उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ जो धम्म ऑफ अशोका की जो धम्म पॉलिसी है उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य एम्पायर का पतन क्यों हुआ, डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर है उसके जो कारण है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा।